नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय गुप्ता। मैं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ, ओनर ऑफ द विजयांजलि हॉस्पिटल, इंग्लिसिया लाइन, कैंट, वाराणसी से। मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ और आज हम आपको एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में बताएंगे बच्चों के। आपने देखा होगा कई घरों में, कई पेरेंट के पास इस तरह के बच्चे आपने देखे होंगे, जो बच्चे जो है अपने में ही खोए रहते हैं, सोशली इंटरेक्ट नहीं करते, कोई बिहेवियर नहीं दिखाते या अपने में खोए रहते हैं। अगर मोबाइल देख रहे हैं तो मोबाइल ही देखते रहते हैं, या कोई आवाज़ निकाल रहे हैं तो एक ही तरह की आवाज़ निकालते रहते हैं, किसी चीज़ को सुन रहे हैं तो उसी में खोए रहते हैं। और ये भी हो सकता है कि कोई बाहर से आए, कोई रिलेटिव आ रहा है या मदर फादर आ रहे हैं, कोई इमोशन शो नहीं करता ऐसा बच्चा। ऐसा भी हो सकता है कि आपका बच्चा जो है, आप उससे पूछें तुम्हारा क्या नाम है तो यही बोले कि तुम्हारा क्या नाम है। वो फिर पकड़ ले उस वर्ड को कि तुम्हारा क्या नाम है, वो पूरे परिवार से ये पूछता रहे तुम्हारा क्या नाम है, जब भी पूछे वो तुम्हारा क्या नाम है। मतलब इस तरह से रिपीटिशन ऑफ वर्ड करे, स्टीरियोटाइप ऑफ मूवमेंट करे, कुछ अजीब सा गेस्चर दे, जैसे इस तरह से कर दिया, फ्लैपिंग करके गया, हंसा भी तो इस तरह से हंसने लग गया। वो उसके चलने का ढंग भी अलग हो सकता है, अपने पाँव पे ठीक से ना चले, आगे काला जो है टिप टोइंग करें, उठा के चले बच्चे को, या उसका अलग गेस्चर होगा, बार बार जो है उस तरीके से करता रहेगा, मूवमेंट करता रहेगा, मतलब वो ठीक से नहीं रहता। और भी कई चीज़ें आपने देखा होगा कि ऐसे बच्चे जो है माँ को देख के स्माइल नहीं करते, अपने पापा मम्मी चाचा चाची इन लोगों को देख के भी स्माइल करना, समझाना, पहचानना वो नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि आप जो है उनसे कुछ उम्मीद करते हैं कि मान लो अगर आपके घर में कोई ऐसी ट्रेजेडी हो गई, तो ऐसे बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे देखेंगे जो मतलब बड़े भी हो जाते हैं लेकिन वो फ्रेंडशिप नहीं बना पाते, अपनी बात नहीं कर पाते। अगर वो बात करना स्टार्ट करते हैं तो बात को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते, मतलब वो किसी तरीके से स्टार्ट नहीं कर पाते या मेंटेन नहीं कर पाते बात, फ्रेंडशिप, दोस्ती कुछ नहीं कर पाते। कम्युनिकेट करने में उनको दिक्कत होती है, उसमें बेसिकली सामाजिक समझ नहीं होती है ऐसे बच्चों में। जैसे देखेंगे कि आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो आप पढ़ाने की कोशिश करते हैं, 1 2 3 4 क ख ग घ अंग, ये सब चीज़ें पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ये तो उनको आता नहीं है, लेकिन आप देखेंगे सामाजिक समझ भी नहीं होती है उनको। कि अगर मैं कहूँ कि तुम टॉयलेट चले जाओ, तो वो टॉयलेट ना जाके उससे तुमसे पूछेगा कि तुम टॉयलेट चले जाओ, आप ही की वर्ड रिपीट कर देगा वो। इस तरीके से कुछ बहुत सारे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे हैं। अगर मान लीजिए आप उनको बुलाएंगे अपने कि मेरी गोद में आ जाओ, तो वो आपकी तरफ आने की कोशिश करता है, नॉर्मल बच्चा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे देखेंगे कि उनसे कोई मतलब नहीं होता है, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन उनका कोई इमोशन नहीं था इन बातों में। अमूमन क्या होता है कि 6 से 12 महीने के जो बच्चे होते हैं उसमें स्ट्रेंजर एंजाइटी आ जाती है, और वो बच्चे जो है वो किसी दूसरे का गोद में जाना पसंद नहीं करते। लेकिन ये बच्चे चले जाएंगे और बिना इमोशन के चले जाएंगे, उनको आप कहीं भी रख दीजिए, उनसे कोई मतलब, वो बिल्कुल अपने आप को ना किसी तरीके से वो बोल पाते हैं ना तो, और बहुत देखेंगे कि कभी भी वो हमेशा आंख चुराता रहता है, कभी भी आई टू आई कांटेक्ट नहीं करता। इस तरह के बच्चे आपको डे टू डे लाइफ में मिलेंगे, आपको घर में कभी मिलते हैं इस तरह से बच्चे, तो आपको लगना चाहिए कि इस बच्चे को कुछ मेंटली प्रॉब्लम चली गया है। एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। पहले इसमें कई टाइप्स थे, अभी इनको क्या करके क्लब करके बोल दिया गया है कि ये ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ये एक अलग टाइप का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। कहा गया है कि इसमें जो है इसकी प्रेवलेंस जो है लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम 10-20 साल पहले देखें तो इसका 30-35 हज़ार 40 हज़ार में एक बच्चे को होता था। आज की डेट में जो 2010 का सर्वे हुआ था उसमें 89 बच्चों पे एक बच्चे होते थे। अभी का 2018 का सर्वे है, हर 58 बच्चे में एक बच्चा ऑटिस्टिक है। और नियरेस्ट अभी सर्वे है उसमें 42 बच्चे में एक बच्चे हो रहा है। मतलब ये स्पेक्ट्रम जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये बड़ा खतरनाक है।
आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि बहुत सारे चिल्ड्रन आपको मिलेंगे, बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जो ऑटिस्टिक हो सकते हैं। ये ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि नीचे से ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कि किसी में कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी में कुछ प्रॉब्लम होती है, सभी में एक जैसा नहीं होता। लेकिन जितनी बातें मैंने बताई है, इनमें कहीं लाइक करता होगा बच्चा। किसी में आँख देखने की बात नहीं कर रहा होगा। 25% बच्चों में लैंग्वेज का इशू रहता है कि वो बोल नहीं पाते ठीक से, कुछ में बिहेवियर का इशू होता है, कुछ में कम्युनिकेशन स्किल होता है, वो उसका इशू बना रहता है, और फ्रेंडशिप का इशू बना रहता है, बिहेवियर का इशू बना रहता है। तो ये इस तरह के अगर आपको बच्चे मिलते हैं आपको किसी घर में, तो उसको डॉक्टर के पास ज़रूर दिखाएं, अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाएं, समझे क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप जल्दी दिखाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट तो नहीं है, पर उनको एक ऐसे मुकाम पे पहुंचाया जा सकता है जहां से वो अपनी एक ज़िंदगी जी सकते हैं, एक किसी चीज़ में स्किल बन सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि ऐसे बच्चे जो है, अगर इनको ठीक से तालीम दी जाए और इनको अच्छे से सिखाया जाए, तो कुछ बच्चे इसमें म्यूजिशियन बन जा सकते हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेते हैं कुछ बच्चे माली का काम बहुत अच्छा कर लेते हैं। मतलब आप इसमें कुछ अलग डिफेक्ट इंटेलिजेंट भी होता है, कुछ ज़्यादा बच्चे, सभी बच्चे इस तरह से लो इंटेलिजेंस के नहीं होते हैं। ऐसा देखा गया है कि 50 से 70% तक बच्चे लो इंटेलिजेंस के भी हो सकते हैं, पर और बच्चे भी इनमें इंटेलिजेंट होते हैं, और कभी कभी सुपर इंटेलिजेंट बच्चे भी मिलते हैं। सिर्फ इसमें क्या होता है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो अगर आपको इस तरीके से बच्चे दिखाई देते हैं, तो हम फिर से कहेंगे कि आप इनको अपने पीडियाट्रिक या न्यूरोलॉजिस्ट या अपने साइकोलॉजिस्ट या जो भी डॉक्टर आपके नियरेस्ट हैं उनसे एक बार राय लें और उनसे समझें। दूसरी बात, अब इस पे आते हैं कि ये क्या है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। ये कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें ये देखा गया है कि मेल में ये ज़्यादा कॉमन है। अगर मेल फीमेल रेशियो देखेंगे तो ये 4:1 होता है। ज़्यादातर ये लड़कों को होता है, लड़कियों को कम होता है। और ये इसका प्रेवलेंस मैंने बताया कि ये बढ़ रहा है लगातार, और ऐसे बच्चे जो है आगे की लाइफ कैसा जी पाएंगे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। सबसे अच्छी बात इसमें है कि अगर आपने अच्छा सिखाना स्टार्ट किया तो ये बच्चे अपना नॉर्मल भी अचीव कर सकते हैं। हालांकि ये कोई भी थेरेपी अभी तक प्रूफ्ड नहीं है कि इनको क्या थेरेपी किया जाए। अगर हम इनके कॉजेज के बारे में बात करेंगे कि क्या कारण हो सकता है कि जो बच्चे ऐसे हो रहे हैं, तो कोई भी कारण अभी स्पष्ट नहीं है। ऐसा कोई कारण डेफिनेट नहीं बताया गया कि ये कारण है जिसकी वजह से ये ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो रहा है। हालांकि इंसिडेंस और प्रेवलेंस दोनों बढ़ रहा है इस समय, तो इसलिए इस पे और रिसर्च करने की ज़रूरत है। बहुत सारी रिसर्चेज हो रही है, पर और रिसर्च करने की ज़रूरत है ताकि एक डेफिनेट कारण, एक डेफिनेट न्यूरोट्रांसमीटर का खोज किया जाए, जिससे ये पता चल जाए कि ऐसे बच्चे जो है इस कारण से हुआ, ताकि उसका एक ट्रीटमेंट करके उनकी मदद की जाए। कारण में देखेंगे तो कुछ जेनेटिक कारण हैं, कुछ नॉन जेनेटिक कारण होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं। जेनेटिक इसमें 2 टाइप से डिवाइड कर दिया गया है। जेनेटिक कारण को एकदम स्पष्ट कर दिया गया है कि वो अलग टाइप के डिसऑर्डर हैं 3, वो उसमें उनको कर देते हैं, और कुछ इन्वायरमेंटल कारण है जिसका कारण स्पष्ट नहीं है। जो इन्वायरमेंटल कारण में ऐसा बताया गया है कि जो मदर है, जो पेरीनेटल पीरियड होता है, जब बच्चा पेट में होता है, उस समय या तो माँ ने कोई दवाई ली हो इस तरह का, जैसे झटके की दवाई होती है, वेलप्रेट है, कोई थैलिडोमाइड टाइप का ड्रग है, कुछ इस टाइप का ले रहा है, या मदर को कोई ऐसी प्रॉब्लम है जैसे कि प्री इक्लेम्सिया हो, या उसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो, या और भी कुछ इस तरह का मदर का इंटरनल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छा नहीं होता है, तो मदर में और फादर में इंट्रैक्शन गड़बड़ रहता है, उस समय भी ऐसा हो सकता है। पर ऐसा देखा गया है कि ये जो डिसऑर्डर है ये हायर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में ज़्यादा स्टेटस में ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू द लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो मैटरनल फैक्टर हो सकते हैं, जब बच्चा पैदा होने लगता है उस समय, पैदा होने से पहले या पैदा होते समय या पैदा होने के बाद कोई ऐसे कारण बन जाते हैं जिसकी वजह से जो है ये हो सकता है। मेटल्स हैं जैसे मरकरी है, कैडमियम है, कॉपर है, इनकी पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है।
कुछ पेस्टिसाइड्स ऐसे हो रहे हैं कि पेस्टिसाइड की सुगंध ऐसी है जिनकी वजह से भी बच्चे को इस तरीके से डेवलपमेंट मतलब ऑटिस्टिक हो सकते हैं बच्चे। कुछ ऐसा देखा गया है कि अभी जो एंटीना है, जो ये टीवी की लाइट रेज रेडिएशन है, वो उसकी वजह से भी कुछ दिमाग के डेवलपमेंट में डिस्टरबेंस आता है। ऐसा देखा गया है कि ये बोला जाता है कि मिलियंस ऑफ न्यूरॉन पर मिनट के हिसाब से ब्रेन में बनते हैं एट द अर्ली एज ऑफ लाइफ। इफ यू आर कंटिन्यूसली योर बेबी इज सीइंग द मोबाइल, टीवी और एनीथिंग, दिस विल अफेक्ट द डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ द न्यूरॉन्स एंड वो अफेक्ट करते हैं। इनमें जो फ्लिकरिंग ऑफ लाइट होती है, ब्लू लाइट होती है जो मोबाइल से निकलती है वो हुआ, या टीवी से निकलता है, या उनमें जो फ्लैश पड़ता है उसकी वजह से भी ऐसा देखा गया है कि रुका गया। लेकिन कोई चीज़ें स्पष्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो इसी की वजह से हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कारण बहुत सारे एजम्पशन बनाए जा रहे हैं, पर कोई भी कारण स्पष्ट नहीं है। अगर इस तरह के आपके बच्चे मिलते हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव रहना है। सभी पूरे परिवार को एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, और स्पेशली पेरेंट्स को और उनके पीडियाट्रिशियन को, इन सबको इन्वॉल्व होकर अगर उस बच्चे के साथ काम करेंगे, एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनाएंगे, या ऑटिस्टिक हो सकता है, या कभी कभी ऐसे बच्चे एक बीमारी होती है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये हो सकता है इनको। तो ये सब ओवरलैपिंग है, इसी तरह का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है इनमें, पर ओवरलैपिंग इनमें सिम्टम आते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप इन बच्चों को ज़रूर जाके पीडियाट्रिशियन को दिखाएं। दूसरी बात यह कि जो डॉक्टर है वो कुछ टेस्ट करवा सकता है, वैसे कोई डेफिनेट टेस्ट प्रूव्ड नहीं है, लेकिन कभी कभी अगर उसको सस्पेक्टेड है कि स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी है तो MRI करा सकता है, झटके आ रहे तो EEG करा सकता है उसका, या बहुत सारे पेट स्कैन वगैरह होते हैं वो भी करा सकता है, डिपेंड ऑन द कि वो उसके हिस्ट्री में और एग्जामिनेशन में उसको क्या मिल रहा है। ऐसे बच्चों को आपको मतलब कि डायग्नोज करने के लिए, और फिर उनमें एसोसिएटेड सिम्टम तो नहीं है, कोई स्लीप प्रॉब्लम है, डिप्रेशन में है बच्चा, एंजाइटी हो रही है बहुत ज़्यादा, जनरली ऐसे बच्चों में एब्डोमिनल प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है ऐसे बच्चों में। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए वो एक सिम्टोमेटिक इलाज भी शुरू कर सकता है, और प्लस अपना एक डायग्नोसिस बनाने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन करा सकता है। ट्रीटमेंट जहाँ तक बोला जाता है, ट्रीटमेंट की बात की जाती है तो कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है, पर आप लर्निंग, कम्युनिकेशन, बिहेवियर थेरेपी, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। और इस चीज़ को समझने के लिए सबसे अच्छा होता है कि एक प्रोफेशनल की मदद ली जाए, एक पीडियाट्रिशियन की मदद ली जाए, उनसे आपस बात की जाए किस तरीके से। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि हमारे बच्चे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है और इसी के साथ इसको पूरी ज़िंदगी जीना है। तो इसको हम किस तरीके से सिखाएंगे, और एक अच्छा बच्चा बनाने के लिए उसको सामने बैठा के, आंखों में आंख डाल के बिल्कुल उसको बताने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक बच्चा आई टू आई कांटेक्ट नहीं होगा, वो आपके बिहेवियर को, आप क्या चाह रहे हैं, मतलब किस तरीके का आपका एक्सप्रेशन है, आप क्रोध में हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, जब तक आप वो देखेगा नहीं आप क्या सिखाना चाहते हैं तो जानेगा नहीं। तो बेहतर है कि पेरेंट्स और माता पिता जो है बच्चे को ठीक सामने करके उसको बताएं। अगर उनके घर में ढेर सारे मेंबर हैं, चाचा चाची हैं, या भाई बहन हैं, या सर्वेंट हैं, इन सबके फोटोग्राफ्स खींच लें, सबको दिखा के बताएं कि देखो ये बच्चा है। ऐसे बच्चों को, जैसे आप 2 दूना 4 एक बच्चे को पढ़ाते हैं, ऐसे बच्चों को आपको 10-10, 12-12, 15-15 बार बताना पड़ेगा, प्लस दिखाना पड़ेगा कि ये 2 देखो, ये 2 फूल हैं, ये 2 लट्टू हैं। इस तरीके से आपको बता के उसको समझाना पड़ेगा, तब ये बच्चा थोड़ा सीख पाएगा। फिर आपको और एक चीज़ है, मदर को ये मैं कहना चाहूँगा, पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा, इन बच्चों को ये मत जल्दी करिए कि इनको स्कूल में डालना है, क्योंकि स्कूल में क्या जाएगा वो, अगर स्कूल में जाएगा भी तो वहाँ पे उसको एक्सेप्टेबिलिटी बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि आप अपने बच्चों को समझ सकते हैं, आपका टीचर या टीचर और क्लास में जो बच्चे हैं वो उसको नहीं समझ पाते, फिर वो और चीज़ें तरह तरह की बातें करने लगते हैं। इसलिए बेहतर है कि उसकी
एक पीडियाट्रिशियन, एक साइकोलॉजिस्ट के, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हो या साइकोलॉजिस्ट हो, साइकोथेरेपिस्ट हो, इन लोगों की मदद लेके पहले उसको एक घर में कम्युनिकेशन स्किल समझाने की कोशिश करिए, फेस रिकॉग्निशन, बिहेवियरल थेरेपी उसको देने की कोशिश करिए। जब एक बार वो फेस रिकॉग्नाइज करने लग जाएगा, कम्युनिकेट करने लग जाएगा, कुछ बोलने लग जाएगा, तो 1 2 3 4 क ख ग घ अंग 2 2 जा 4 ये सब सीख जाएगा जल्दी। लेकिन सबसे पहले उसको मोटी मोटी ग्रास चीजें जो कम्युनिकेशन स्किल होती है और सोसाइटी में जैसे रहना है उसको सिखाना इम्पोर्टेंट होता है। कुछ दवाइयाँ भी इसमें चलती है, अगर झटकी की दवाई है तो भाई आप उसको झटकी की दवा दे सकते हैं। इसमें ऐसे बच्चों को बताते हैं डाइटिशियन कि इनको ओमेगा 3 फैटी एसिड की प्रचुर मात्रा में देना चाहिए, जैसे नट्स हैं, आपके अखरोट हैं, ये सब चीज़ें, काजू है, बादाम है, ये सब भी इनको बच्चों को देना चाहिए। हरी सब्जियां हैं, अगर इनको खिलाते हैं तो उससे भी आराम मिलता है। कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है, पर अगर आप अप्रोच लगाते हैं, लगातार मिलते हैं डॉक्टर से, डॉक्टर्स कुछ मल्टीविटामिन और दवाइयाँ और कुछ उनको स्किल समझाते हैं, तो डेफिनेटली हम इन बच्चों की कुछ मदद कर पाते हैं और ऐसे बच्चे में हम एक बेहतर की उम्मीद कर सकते हैं। भविष्य उनका अच्छा हो सकता है, बशर्ते आपको पूरी तरह से लगना होगा और डायग्नोसिस को एक्सेप्ट करना होगा, और चीज़ों को अगर वो ज़रूरत पड़ेगी तो उस स्पेशल स्कूल में भी रख के उनको सिखाया जा सकता है। धन्यवाद।